वेलकम बैक टू अवर चैनल शिक्षक जंक्शन। क्योंकि अब नहीं तो कब, ऑन योर रिक्वेस्ट आई एम हेयर टू डील विद चैप्टर 3। आप लोग का एग्जाम 28 को है, आई नो, एंड आई प्रोवाइड यू विद दी शॉर्ट वीडियोज दैट विल ऑलमोस्ट कवर एवरीथिंग दैट इज कमिंग इन योर सिलेबस, नॉट इनटू दैट मच डिटेल बट येस यू विल गेट थ्रू द कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो अभी तक चैप्टर मैंने स्टार्ट नहीं किया है चैनल पे, कुछ बेसिक्स लेते हुए आगे जो टॉपिक्स आपके डिटेल में आ रहे हैं वो कवर करेंगे। चैप्टर क्या है हमारा, देखो सबसे पहले इट इज जीनोमिक्स, प्रोटियोमिक्स एंड बायो इन्फॉर्मेटिक्स। ठीक है, तीन अलग अलग कंपोनेंट्स चैप्टर के, लेकिन तीनों इंटर रिलेटेड, इसीलिए एक एक करके जो टर्मिनोलॉजीज हैं वो डिस्कस करेंगे। आई थिंक बायो इन्फॉर्मेटिक्स आपके टर्म 2 में कवर होगा, ये जो जीनोमिक्स है और प्रोटियोमिक्स है वो अभी आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखो व्हाट एक्चुअली दिस जीनोमिक्स इज। तो उसके लिए यू नीड टू अंडरस्टैंड सम बेसिक टर्म्स दैट इज दिस जीनोम। अब जीनोम जैसा कि उसके नाम से समझ में आ रहा है, जीनोम इज द complete set of, you need to remind these two terminologies, it is the complete set of chromosomal and extra chromosomal DNA that is present in any of the organism. Now chromosomal आप सबको पता है कि कौन सा DNA है ना, we all have 23 pairs of chromosomes। ठीक है, ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, दिस एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए इज दैट डीएनए दैट इज प्रेजेंट विद इन द माइटोकॉन्ड्रिया इन केस ऑफ एनिमल्स एंड क्लोरोप्लास्ट इन केस ऑफ प्लांट्स। ठीक है, दिस इज द एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, सो दिस इज व्हाट यू डिफाइन एज जीनोम। अब इस जीनोम को एनालाइज करने के लिए थ्रू वेरी मेनी टेक्निक्स दैट आर अवेलेबल नाउअडेज लाइक सीक्वेंसिंग, मैपिंग इज व्हाट इट इज द जीनोमिक्स। ठीक, समझ में आ जाता है वैसे अगर आप जीनोम समझ जाएंगे तो व्हाट एक्चुअली दिस जीनोमिक्स इज। ठीक, अब इसी जीनोमिक्स में कौन कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं या फिर आपको जीनोम एनालाइज करने की जरूरत क्यों पड़ती है, वो सब एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है टू डिस्कस एंड वी विल बी डिस्कसिंग दिस इन वेरी शॉर्ट ऑब्वियसली। ठीक है, अच्छा, कुछ recent advancements in this particular field of genomics and proteomics, उस एडवांसमेंट के लिए या उस एडवांसमेंट्स को इस एरा में लाने की जरूरत क्यों पड़ी, उसके लिए सबसे पहले क्या सिग्निफिकेंस। ठीक है, एक एक करके डिस्कस करूंगी लेकिन शॉर्ट में। ठीक है, पूरे जीनोम की एनालिसिस की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि इट प्रोवाइड्स अस विद लॉट मेनी एडवांटेजेस, जिसमें बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे ऑब्वियसली। तो सिग्निफिकेंस कौन कौन से आएंगे, सबसे पहला तो आएगा इट हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स, है ना। देन इट हेल्प्स इन ट्रैकिंग डिसीजेस। कैसे, जब आप जीनोम का एनालिसिस कर लेते हैं तो नॉक आउट या नॉक इन मेथड से यू विल गेट टू नो व्हाट एक्चुअली द डिसीज इज। ठीक है, इट अलाउज द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द जीन सीक्वेंसेस फॉर द रिसर्च पर्पसेस। आपने लास्ट वाले में जो चैप्टर हम डील कर रहे थे उसमें डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग पढ़ा था। उस डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग में जो हम प्रोडक्ट्स मैनिपुलेट करते हैं अपने इंटरेस्ट के बेसिस पर, वो भी कहीं कहीं अगर आप माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू आप वो प्रोडक्ट्स ले रहे हैं तो ऑब्वियसली यू हैव टू एनोटेट द जीन सीक्वेंसेस एंड देन यू हैव टू मेक चेंजेस सो दैट यू कैन गेट द डिजायर्ड प्रोडक्ट। ठीक है, उसके बाद हमें टोटल नंबर ऑफ जीन्स के बारे में नॉलेज मिलती है। तो ऐसे बहुत सारे सिग्निफिकेंस हैं जिसकी वजह से आपको जीनोम की एनालिसिस की जरूरत पड़ती है। अब इस जीनोमिक्स की फील्ड में जो एक रेवोल्यूशनरी क्राइटेरिया एक प्रोजेक्ट ने डील किया, हम पहले भी इस प्रोजेक्ट को देख चुके हैं शॉर्ट में, दैट वाज ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। वेरी conceptualized, you can say revolutionary, also very determined project started by many countries collaboration in order to just count the number of genes that are present in the human beings and to get the sequences। एक बहुत लंबा प्रोजेक्ट चला था
और आज के टाइम में ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है ऑब्वियसली, एंड वी all are aware of the sequences that are present within the human body. इसके अलावा बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनकी जीनोम सीक्वेंसेस को आप देख सकते हैं ऑनलाइन, ठीक है। बैक्टीरिया की भी हैं, ईस्ट की भी हैं, और इनकी ये जो सीक्वेंस हो चुके हैं, इन्हीं की बेसिस पर आप बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट्स हैं जिनको डिजाइन भी करते हैं, राइट। सो दिस इज द सिग्निफिकेंस व्हाई यू नीड to analyze the gene sequences. Okay, अब देखो जो टॉपिक्स आपके सिलेबस में अब आ रहे हैं, वैसे तो बहुत सारे जीन सीक्वेंसिंग के मेथड्स भी आपके सिलेबस में दिए हुए हैं, जैसे कि डायरेक्ट सीक्वेंसिंग है, शॉटगन अप्रोच है, बट वो सब डिस्कस नहीं करेंगे। आई डायरेक्टली मूव ऑन टू द टॉपिक्स दैट आर प्रेजेंट or that are coming in your CBSE syllabus, and that is gene prediction and gene counting, ठीक है। आई होप कि चैप्टर का प्लॉट आपको समझ में आ गया होगा कि क्या है इस पर्टिकुलर चैप्टर में। अभी सिर्फ जीनोमिक्स की बात की है, प्रोटियोमिक्स, अच्छा बायो इन्फॉर्मेटिक्स अभी देखो मैं रिलेट करती हूँ जीन प्रेडिक्शन काउंटिंग से, राइट। वैसे तो नाम से समझ में आ रहा है जीन प्रेडिक्शन एंड काउंटिंग, बट उतना सिंपल है नहीं जितना सिंपल दिखेगा, क्योंकि इसमें अब वी आर गोइंग टू रिलेट अबाउट द बायो इन्फॉर्मेटिक्स पार्ट। उसके लिए सबसे पहले कुछ टर्मिनोलॉजीज अगेन, जिसको हम बोलेंगे जीन एनोटेशन, ठीक है। अगर आप नॉर्मल इंग्लिश टर्मिनोलॉजीज पे जाएंगे तो एनोटेशन का मतलब होता है आप उसको नेमिंग प्रोवाइड करें, तो सिमिलरली यू विल डू दिस टू दी जीन्स एज वेल, ठीक। क्या करेंगे आप, इन दिस पर्टिकुलर जीन एनोटेशन टेक्निक यू प्रोवाइड दी, और यू कैन से यू हैव अ रॉ डीएनए सीक्वेंस इन योर हैंड, ठीक। आप सबसे पहले, अच्छा एक और बात, जब आपने आपकी जीनोम सीक्वेंस को जीनोम की सीक्वेंस को लिया, एंड यू नो देयर आर ऑटोमेटेड मशीन्स नाउअडेज, हम पढ़ चुके हैं मैक्सवेल एंड गिलबर्ट मेथड और सैंगर सीक्वेंसिंग मेथड, ठीक है। उन दोनों मेथड से आपके पास आपकी जीनोम की सीक्वेंसेस है, दैट इज द रॉ डेटा दैट यू हैव। Now that raw data is organized into a valuable knowledge, that is the gene annotation, ठीक। तो what you have or what you will do, you will do the raw genomic data, and what you will provide labels to those raw genomic data in order to get the desired information out of that label or features. इसी को हम बोलते हैं जीन एनोटेशन, and this particular gene annotation requires, or actually it is the advancement of technology, this gene annotation is possible because of this bioinformatics. Bio related to the biological terms obviously, and here biological terms are our macromolecules or biomolecules that are available. Informatics मतलब आप उसको information provide कर रहे हैं, कैसे? On the basis of the algorithms and various programs that are designed such that this raw information is converted into the improved knowledge, ठीक है। इसीलिए मैंने बोला it is the raw information, and after applying algorithms through the computers it is converted into the organized knowledge, so that you can just pull out the important information and you can carry out your desired experiments, ठीक है। ये algorithms की basis पर जो data है वो कहाँ पर store हो जाता है? That is stored into various databases. Many of them are available online free of cost, and for some of them you have to pay a certain amount depending upon the database or the forum into which it is launched, ठीक है। अब इसी बायोइन्फॉर्मेटिक्स से रिलेटेड एक और टर्मिनोलॉजी आती है जिसको हम बोलते हैं इन सिलिको बायोलॉजी। देखो
Gone are those days where only the lab experiments were common. Nowadays you have to be smart. ठीक है, मैं हमेशा बोलती आई हूँ हार्ड वर्क करने का जमाना चला गया. नाउ इट्स टाइम टू डू और टू वर्क स्मार्टली. ठीक है, पहले आप सारे एक्सपेरिमेंट जो हैं वो, पहले का मतलब मैं काफी टाइम पहले की बात कर रही हूँ, डेकेड अगो ऑलमोस्ट. ठीक है, पहले सारे एक्सपेरिमेंट्स आपके इन विवो होते थे. ठीक, you need to perform experiments on the bench and then you have to analyze the results, but it is a very time consuming process. Nowadays this in silico biology is coming into picture with a greater pace. क्यों? क्योंकि ये टाइम बचाता है आपका. ठीक है, आपके पास रॉ जीनोमिक इंफॉर्मेशन है, डेटा है, आपने उसमें सर्टेन एल्गोरिथम्स के बेसिस पर चेंजेस किए इन द कंप्यूटर एंड देन यू विल एनालाइज द चेंज्ड मेटाबॉलिक और बायोकेमिकल पाथवे विद इन दैट सिस्टम. यू विल प्रेडिक्ट योर हाइपोथेसिस एंड नाउ यू विल डिजाइन योर एक्सपेरिमेंट्स टू टेस्ट दैट हाइपोथेसिस. पहले वो हाइपोथेसिस भी आपको आपके वेट लैब में परफॉर्म करनी पड़ती थी. नाउडेज इट इज नॉट द केस. ठीक है, तो आप इन सिलिको बायोलॉजी में अगेन क्या करेंगे? On the basis of computer algorithms, you will run your experiments. This is the in silico biology and that is how you do the gene prediction. ठीक है, इसी in silico biology के basis पर आप predict करेंगे आपके genes, although sequence है but still there are some अब देखो एक important बात जो शायद आपको आपकी टेक्स्ट बुक्स में नहीं मिलेगी, ये जो algorithms हैं ये कैसे डिजाइन होंगी? ऑब्वियसली ऑन द बेसिस ऑफ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डेटा. जितनी डेटा आपके पास पुराने ऑर्गेनिजम्स की है उसी के बेसिस पर आप आपकी नई जो अनप्रेडिक्टेड या फिर जो न्यूली डिस्कवर्ड जीन्स हैं उसके लिए आप डिजाइन करेंगे. तो उसमें कुछ सीक्वेंसेस ऑब्वियसली ऐसी होंगी, कुछ बेसिस ऐसे होंगे जो पुराने वाले में नहीं है. तो देन यू हैव टू प्रेडिक्ट व्हाट दैट पर्टिकुलर कोडॉन is, but yes, obviously it becomes easy on the basis of these algorithms. So this is this gene prediction and similarly gene counting is done. इसको आप comparative genomics के अंदर भी डील करेंगे. अभी नेक्स्ट वीडियो में या फिर कोशिश करूंगी इसी लेक्चर में मैं कवर कर पाऊं उसको भी. ठीक है, तो जीनोमिक्स की बहुत सारी अलग अलग फील्ड्स होती हैं डिपेंडिंग अपॉन द एरिया यू आर कवरिंग. तो वो जो कंपैरेटिव जीनोमिक्स है उसमें आप इन सबको डील करते. ठीक है, तो एक जीन को प्रेडिक्ट किया आपने, उसको काउंट किया, ये सब एल्गोरिथम के बेसिस पर. और किस में आएगा सारा कुछ? ये इन सिलिको बायोलॉजी के अंदर ही आएगा. और जब आप ये जीन प्रेडिक्ट और जीन काउंट कर रहे हैं तब यू नीड टू रिमेंबर अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड दैट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, पहले अभी तो आपके सिलेबस में नहीं है वो टर्मिनोलॉजी, उसको आप सी वैल्यू पैराडॉक्स भी बोलते हैं. जब आप आपके हायर स्टडीज में जाएंगे तब इसको पढ़ेंगे, बट कॉन्सेप्ट यहीं से आएगा. ठीक है, What is this C value paradox? It is related to this gene counting. क्या है ये बताता है कि जो जीनोम की कॉम्प्लेक्सिटी है वो नंबर ऑफ जीन्स पर डिपेंड नहीं करती. ऑल्दो ये एक बहुत कॉमन एजम्पशन आप ले सकते हैं कि जैसे ह्यूमन बीइंग ज्यादा कॉम्प्लेक्स है एज कंपेयर टू से ई कोलाई और यू कैन से सी एलिगेंस, तो इसका मतलब उनमें ज्यादा नंबर ऑफ जीन्स प्रेजेंट होंगे. बट दैट इज नॉट द केस एंड दैट इज नोन एज दिस C value paradox. The number of genes present in an organism are not at all related to the complexity of organism. अगर एग्जाम्पल दूं तो you have approximately 30,000 genes that are present in humans and you know only less than 5% are functional. Although this is also a very interesting fact to know, but yes, that is the case. Only less than 5% of the genome is functional, whereas C elegans ये किसमें? ह्यूमंस में. ये किसमें? C elegans में.
ठीक है। 18,000 जीन्स आर प्रेजेंट एंड ऑलमोस्ट 27% जीनोम इज फंक्शनल। तो इसी बात से समझ में आता है कि यस, द कॉम्प्लेक्सिटी डज नॉट डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ जीन्स दैट आर प्रेजेंट। आई होप कि जीन प्रोटेक्शन एंड जीन काउंटिंग का कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आ गया होगा। अब आई थिंक नेक्स्ट वीडियो मेरे को इस लेक्चर में नहीं लेनी चाहिए, जीनोम सिमिलैरिटी। चलो ले लेती हूँ, 5 मिनट की वीडियो और बनेगी, इसी में कवर करते हैं, ठीक है, जल्दी से। अब देखो, जब हम कंपैरेटिव जीनोमिक्स की बात कर रहे हैं तो जीन प्रेडिक्शन काउंटिंग आपका इन सिलिको बायोलॉजी के अंदर आ गया। अब यहां से मैंने बताया, यहीं से रिलेट करेंगे। देखो इसके बाद क्या आएगा, जीनोम सिमिलैरिटी। देखो अभी अभी मैंने बताया था आपको कि जो एल्गोरिथम्स आप नई डिजाइन करेंगे वो ऑब्वियसली आपके पास जो पुराना डेटा इन हैंड है उसी के बेसिस पर डिजाइन करेंगे। तो दैट इज हाउ दिस जीनोम सिमिलैरिटी कम्स इनटू पिक्चर। बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो रिलेटेड हैं या फिर जिनकी एंसेस्ट्रल रिलेशनशिप है और वो जीनोम में सिमिलैरिटी भी शो करते हैं। बट yes, in spite of all that, we all vary in some or the other characteristics। अगर फिर से एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं तो विद इन ह्यूमंस, ये मैंने शायद ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में भी बताई थी आपको, इन ह्यूमंस we all are 99.8% सिमिलर। जितना भी वेरिएशन आप सारे होमोसेपियंस में देखते हैं दैट इज ड्यू टू ओनली 0.2%। ठीक है, अब ये जो वेरिएशन है ये किसकी वजह से आता है, दैट कम्स ड्यू टू दी SNPs, दैट इज सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। नाम में लिखा हुआ है क्या है ये, और कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता भी दिया। जो चेंज है हमारे जीनोम में दैट इज ड्यू टू दी सिंगल चेंज इन द न्यूक्लियोटाइड बेस। एंड फिर से वापस से आपके जीन्स वाले यूनिट पर जाइए और समझिए कि एक प्रोटीन को कोड करने के लिए यू हैव 3 लेटर कोड दैट इज नोन एज कोडॉन। Single change in that particular codon can alter the reading frame and can alter the polynucleotide chain, which in turn changes the protein structure and function। शायद समझ में नहीं आ रहा होगा क्योंकि बहुत टाइम हो गया। आपको भी अगर लेक्चर्स रेगुलरली विजिट नहीं कर रहे तो नहीं समझ में आएगा। जीन वाले यूनिट से लेकर जो आपने क्लास 11 में पढ़ी थी उससे आप प्रोटीन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन को रिलेट करेंगे और फिर इस चैप्टर को रिलेट करेंगे, तब समझ में आ पाएगा। ठीक है, फिर लिख देती हूँ। चलो एक बार सोच रहे होंगे आज मैम बहुत दिनों बाद वीडियो बना रही है तो सारी एनर्जी इसी वीडियो में डाल देंगे, है ना। देखो कोडॉन 3 लेटर कोड, 3 लेटर कोड में से एक भी न्यूक्लियोटाइड चेंज होगी तो ऑब्वियसली आपकी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन चेंज हो जाएगी, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेंज होगी, प्रोटीन सीक्वेंस चेंज हो जाएगी, सीक्वेंस चेंज होने से उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। स्ट्रक्चर में भी प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर चेंज होगा, फोल्डिंग चेंज होगी, ऑटोमेटिकली उसका फंक्शन चेंज हो जाएगा। और ये बात मैंने आपको एक एग्जांपल से भी लास्ट की क्लासेस में समझाई है जब हमने हीमोग्लोबिन में एक सिंगल पॉलीन्यूक्लियोटाइड का वेरिएशन देखा था। तो दैट इज हाउ दीज SNPs आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक और जो SNP के यूज में आप एग्जाम्पल ले सकते हैं दैट इज इन केस ऑफ फॉरेंसिक साइंस। कैसे, देखो फिर से ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की ही बात करूंगी SNPs को समझाने के लिए। ठीक है,
SNPs within the human genome, these SNPs, I think SNP तो समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो वीडियो रिपीट करके सुन लो, मैं वापस रिपीट नहीं करने वाली, ठीक है। SNPs जो है ह्यूमन जीनोम में दे आर प्रेजेंट एट अप्रोक्सीमेटली 1.6 to 3.2 मिलियन साइट्स। इसका मतलब बहुत सारी SNPs होती हैं हमारे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में। लेकिन मैंने अभी आपको क्या बताया कि अब देखो दो बातें रिलेट करो। अभी मैंने आपको बताया 99.8% ह्यूमन जीनोम सिमिलर है, लेस देन 5% फंक्शनल है, और ये जो SNPs हैं ये 1.6 to 3.2 मिलियन साइट्स पे प्रेजेंट होती हैं। दैट मीन्स अल्टीमेटली यू शुड ड्रॉ द कंक्लूजन कि दीज SNPs आर मोस्टली प्रेजेंट इन द नॉन coding regions, and those non-coding regions are known as what? They are known as dash. Find out the answer yourself. ठीक है? Non-coding regions में जो ये SNPs present होती हैं, that take part in what? In the forensic science, because that particular change leads to the differences in our DNA fingerprinting and used to solve various cases like criminals, parenting cases and etc etc. You all know that. ठीक है? हाँ, एक और important use in genetic variations का, these genetic variations lead, अभी फिर से यही वाला concept, these genetic variations leads to the a different response to the certain conditions, for example diseases, और उसमें बहुत एक common disease आप ले सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, that is the allergy। ठीक है, तो इन्हीं वेरिएशंस की वजह से हमारे जो डिसीज की डायग्नोसिस है वो चेंज हो जाती है। अभी एक एग्जाम्पल दिया था मैंने सिकल सेल एनीमिया का, जिसमें हीमोग्लोबिन नॉर्मल और हीमोग्लोबिन सिकल शेड में एक सिंगल बेस चेंज हो जाता है। दूसरा सिंगल बेस डिफरेंस ApoE जीन, एक जीन का नाम है ApoE जीन जो प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये अल्जाइमर डिसीज को कॉज करता है, सिंगल बेस चेंज इन दिस पर्टिकुलर ApoE जीन। उसके अलावा CCR5 एक दूसरा जीन है जो एड्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो दैट इज हाउ दिस जीनोम सिमिलैरिटी एंड SNPs लीड्स टू कंपैरेटिव जीनोमिक्स। ऑब्वियसली बहुत सारे ऐसे जीनोम को रखकर आप कंप्यूटर प्रोग्राम से कंपेयर करेंगे टू infer certain knowledge for your use, और जो यूजुअली फंक्शनल रिलेशनशिप या फिर फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप को पढ़ने के लिए लिया जाता है। उस कंपैरेटिव जीनोमिक्स में यू हैव ऑर्थोलॉग्स, पैरालॉग्स, होमोलॉग्स एंड वेरी मेनी टर्मिनोलॉजीज, नो नीड टू गो इनटू दैट पर्टिकुलर डिटेल। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसमें हम टाइप ऑफ जीनोम डिस्कस करेंगे। आप ही लोगों ने कमेंट में बताया है कि यू आर स्ट्रगलिंग विद दैट पर्टिकुलर टॉपिक, इसलिए आई विल डील विद दैट इन दी सेपरेट लेक्चर। ठीक है, आई होप कि क्लियर हो रहा होगा। 2 लेक्चर्स में आई थिंक मैं आपका जो भी सिलेबस आ रहा है उसको खत्म करने की कोशिश करूंगी। ठीक है, तो दैट्स ऑल, वी विल मीट अगेन। टिल देन स्टडी प्रॉपरली, जो भी आप पढ़ रहे हैं उसको ध्यान से पढ़िए। ये कोशिश ना कीजिए कि आपका सिलेबस खत्म हो जाए, ये कोशिश कीजिए जितना आपने पढ़ा है वो अच्छे से आए, ताकि वहां से जो भी क्वेश्चन आए उसको आप आंसर कर पाए। और बाकी कोई भी प्रॉब्लम है तो आई एम देयर अवेलेबल इन द कमेंट सेक्शन एज वेल एज ऑन दी WhatsApp number is already provided to you on the channel. So we will meet again. Till then, take care. Bye bye. Enjoy your studies.